नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। आज हम भारत की एक ऐसी अनमोल धरोहर की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी हमारी पहचान का हिस्सा है, हमारे जंगल और उनमें बसने वाले जीव। नमस्कार। सामने जो तस्वीर है वो आज की कहानी का पूरा सार है। इसमें आप देखिए दो भारत दिखते हैं। एक तरफ घना हरा भरा जंगल है जिसमें एक बाघ शान से घूम रहा है। ये वो भारत है जिसे हम बचाना चाहते हैं। और ठीक बगल में है एक उजाड़ कटा हुआ जंगल। एक बिल्कुल उलट तस्वीर। हाँ, ये वो भारत है जो हम बनते जा रहे हैं। तो आज की हमारी पड़ताल इसी जंग की है। ये कहानी है एक बेशकीमती खजाने की, उस पर मंडराते खतरे की और उसे बचाने वाले गुमनाम और मशहूर हीरोज की। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, और देखिए इस कहानी के ना कई अलग अलग लेयर्स हैं। आज हम सबसे पहले प्रकृति के उस जटिल ताने बाने को समझेंगे जो जीवन को चलाता है। फिर हम देखेंगे कि भारत की जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी असल में कितनी अमीर है। इसके बाद हम उन खतरों की बात करेंगे जिनका ये खजाना सामना कर रहा है, और सबसे जरूरी हम उन सरकारी और जमीनी कोशिशों को जानेंगे जो इस जंग को लड़ रही हैं। तो चलिए जीवन के इसी ताने बाने से शुरू करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत एक मेगा डाइवर्स देश है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब एक बहुत बड़े आंकड़े में छिपा है। दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, सब मिलाकर उनका लगभग 8% हिस्सा अकेले भारत में पाया जाता है। 8%? जी हाँ, 8%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इस धरती की प्राकृतिक विरासत के एक बहुत बड़े संरक्षक हैं। एक ग्लोबल गार्डियन? बिल्कुल। ये आंकड़ा हमें वो जिम्मेदारी याद दिलाता है जो हमारे कंधों पर है। तो बहुत बड़ी संख्या है। और जब हम इन प्रजातियों की बात करते हैं तो हम सिर्फ बड़े जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लोरा और फौना की, यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की। बिल्कुल। और भारत की फ्लोरा और फौना की सबसे खास बात इनकी एक दूसरे पर निर्भरता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि हमारे पास साल के पेड़ हैं और बाग हैं। ये एक जीता जागता सिस्टम है। अच्छा। जैसे साल के जंगलों के बिना वहां के हाथियों का गुजारा मुश्किल है, और हाथियों के बिना उन बीजों का फैलना मुश्किल है जो जंगल को बनाए रखते हैं। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। सब कुछ जुड़ा है। तो जब हम एक प्रजाति को खोते हैं तो हम सिर्फ एक जानवर या पौधा नहीं खोते, हम उस पूरे सिस्टम की एक जरूरी कड़ी तोड़ देते हैं। और यहीं पे कहानी का वो चिंताजनक मोड़ आता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम इन कड़ियों को बहुत तेजी से तोड़ रहे हैं। कुछ आंकड़े तो वाकई डरावने हैं। हाँ, ये आंकड़े हमें नींद से जगाने के लिए काफी हैं। आप सोचिए, भारत की लगभग 10% जंगली वनस्पतियां, 10%? और 20% स्तनधारी यानी मैमल्स आज संकटग्रस्त सूची में हैं। 1 मिनट, 20% स्तनधारी मतलब हर 5 में से एक मैमल, चाहे वो हिरण हो, भालू हो या कोई और जानवर, विलुप्त होने की कगार पर है। जी बिल्कुल। ये आंकड़ा मेरे लिए भी जब मैंने पहली बार देखा तो चौंकाने वाला था। सच में? और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे हम देख चुके हैं। एशियाई चीता, जो कभी भारत की जमीन की शान हुआ करता था, वो 1952 में यहाँ से विलुप्त घोषित कर दिया गया। गुलाबी सिर वाली बतख भी हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। तो ये सिर्फ एक खतरा नहीं है, ये हो चुका है। ये हो चुका है, और ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि खतरा कितना असली है और इसके नतीजे परमानेंट होते हैं। एक बार कोई प्रजाति विलुप्त हो गई तो वो हमेशा के लिए चली जाती है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ये सोचना ही कितना डरावना है। लेकिन क्या सभी प्रजातियों पर एक जैसा खतरा है, या वैज्ञानिक इसे किसी तरह से मापते हैं कि कौन सी प्रजाति आईसीयू में है और किसे सिर्फ सर्दी जुकाम है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ठीक यही काम करता है। वो एक तरह की रिपोर्ट कार्ड जारी करता है। इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं। ओके। कुछ प्रजातियां वल्नरेबल कैटेगरी में हैं, मतलब उनकी संख्या घट रही है और वो खतरे की तरफ बढ़ रही हैं। ये एक तरह की येलो वार्निंग है। लेकिन कुछ एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त हैं, मतलब वो ICU में हैं, और अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। और इस लिस्ट में कुछ भारतीय नाम भी होंगे? बिल्कुल, जैसे काला हिरण, भारतीय जंगली गधा और संगाई हिरण, ये सब एंडेंजर्ड लिस्ट में हैं। मतलब इन्हें बचाने के लिए हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। बिल्कुल। फिर एक और दिलचस्प कैटेगरी है एंडेमिक यानी स्थानिक प्रजातियों की। ये वो प्रजातियां हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ भारत के किसी खास इलाके में ही मिलती हैं। अच्छा, जैसे अंडमानी टील या निकोबारी कबूतर। अगर अंडमान निकोबार से ये खत्म हो गए तो मतलब ये पूरी दुनिया से खत्म हो गए।
इसलिए इन जगहों का संरक्षण इनके अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने समस्या की गंभीरता को समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हो क्यों रहा है? इस विनाश के विलेन कौन है? इसके कई विलन्स हैं और ये सब मिलकर काम करते हैं। एक बड़ा कारण है खेती के लिए जमीन का विस्तार। आजादी के बाद से आज तक हमने लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर जंगल को खेती के लिए साफ कर दिया। 26,000 वर्ग किलोमीटर, ये कितना बड़ा इलाका होगा अंदाजन? आप ऐसे समझिए, ये दिल्ली जैसे शहर से लगभग 17 गुना बड़ा इलाका है। बाप रे, लेकिन खेती तो जरूरी है और विकास भी। सड़कें, बांध, फैक्ट्रियां, इनके बिना देश कैसे आगे बढ़ेगा? अक्सर विकास को ही पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया जाता है। क्या ये इतना सीधा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। असल में कई एक्सपर्ट्स अब मानते हैं कि समस्या विकास में नहीं, बल्कि खराब डिजाइन वाले विकास में है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व, वहां डोलोमाइट का खनन चल रहा है, जिससे बाघों के आने जाने का रास्ता, उनका कॉरिडोर तबाह हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि खनन हो या ना हो, सवाल ये है कि क्या वो ऐसी जगह होना चाहिए जो एक नाजुक इकोसिस्टम को बर्बाद कर दे। इसके अलावा अवैध शिकार, जंगलों में आग और संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल तो है ही। ये सब मिलकर एक चक्र बनाते हैं जो हमारे जंगलों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और इस विनाश का असर सिर्फ पेड़ों और जानवरों पर नहीं होता होगा, इसका असर तो सीधे सीधे हम इंसानों पर, हमारे समाज पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल, और अक्सर हम इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। जब जंगल कटते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर होता है जो सीधे उन पर निर्भर हैं, खासकर आदिवासी समुदाय। उन्हें अपनी जमीन से बेघर कर लिया जाता है और उनकी पूरी संस्कृति और पहचान खतरे में आ जाती है। पर्यावरण का विनाश एक सोशल जस्टिस का मुद्दा भी है। और महिलाओं पर भी इसका खास असर पड़ता है ना, मैंने इस बारे में पढ़ा है। हाँ, बहुत गहरा असर पड़ता है। कई ग्रामीण इलाकों में ईंधन, चारा और पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। सही बात है। जैसे जैसे जंगल दूर होते जाते हैं, उन्हें हर रोज 10 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और समय पर पड़ता है। और गरीबी का चक्कर तो है ही। बिल्कुल, गरीब लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। जब प्रकृति का विनाश होता है तो सबसे पहली और सबसे गहरी चोट उन्हीं पर पड़ती है। तो अब तक हमने समस्या और उसके कारणों को समझा, अब बात करते हैं समाधानों की। इस जंग में हम लड़ कैसे रहे हैं? सरकार की तरफ से पहला बड़ा कदम क्या था? इस जंग में सरकार का पहला और सबसे मजबूत हथियार था 1972 में लागू किया गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अच्छा, 1972 का एक्ट। जी, ये एक लैंडमार्क कानून था। इसने पहली बार कानूनी तौर पर यह स्थापित किया कि वन्यजीव कोई निजी संपत्ति नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस कानून में ऐसा क्या खास था? इसने कई स्तरों पर काम किया। सबसे पहले इसने वन्यजीवों के प्राकृतिक घरों यानी हैबिटेट्स को कानूनी सुरक्षा दी। दूसरा, इसने संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची बनाई और उस सूची में शामिल किसी भी जानवर के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, इसने उनके व्यापार पर भी रोक लगा दी। और ये कानून वक्त के साथ बदला भी? हाँ, और मजबूत हुआ। 1980, 1986 और 1991 में इसमें संशोधन करके सैकड़ों तितलियों, पतंगों और यहाँ तक कि कुछ खास पौधों को भी इस सुरक्षा कवच में शामिल किया गया। और इसी कानूनी ढांचे का एक सबसे बड़ा और सफल उदाहरण है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी कहानी तो अपने आप में कमाल है। हाँ, ये संरक्षण के इतिहास की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक है। इसे 1973 में तब शुरू किया गया जब हालात बहुत खराब थे। कितने खराब थे? आप अंदाजा लगाइए। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में लगभग 55,000 बाघ थे, जो कि 1973 तक घटकर सिर्फ 1827 रह गए थे। 55,000 से सिर्फ 1800? जी, बाघ विलुप्त होने की कगार पर थे। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी सिर्फ बाघ बचाओ के नारे तक सीमित नहीं थी। इसकी असली जीत तो किसी और सोच में थी, है ना? बिल्कुल, इसकी असली जीत थी हैबिटेट मैनेजमेंट की सोच में। ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। सरकार ने समझा कि सिर्फ शिकारी को पकड़ने से बाघ नहीं बचेगा। सही, बाघ को बचाने के लिए उसके पूरे घर को बचाना होगा। यानी बाघ के शिकार के लिए घास के मैदान बनाने होंगे, पानी के स्रोत सुरक्षित करने होंगे और इंसानी दखल को कम करना होगा। तो जब पूरा जंगल स्वस्थ होगा तो बाघ अपने आप बढ़ेंगे। बिल्कुल, और नतीजे हमारे सामने हैं। 1973 में 1827 बाघों से शुरू होकर 2022 में ये संख्या 3,682 तक पहुंच गई है। ये एक शानदार वापसी है।
तो प्रोजेक्ट टाइगर ने हमें एक प्रजाति को बचाने का रास्ता दिखाया, लेकिन एक बाघ को बचाने के लिए पूरे जंगल को बचाना पड़ता है। तो पूरे जंगल के मैनेजमेंट के लिए भारत में क्या व्यवस्था है? भारत में वनों को प्रबंधन के नजरिए से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। रिजर्व्ड फॉरेस्ट। हाँ, ये वो जंगल हैं जिन्हें सबसे कीमती माना जाता है और देश की आधी से ज्यादा वन भूमि इसी श्रेणी में आती है। इनमें आम लोगों का आना जाना या किसी भी तरह का हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है। इन्हें आप प्रकृति का नेशनल ट्रेजर वॉल्ट समझ सकती हैं? बिल्कुल सही कहा। और बाकी 2 श्रेणियां? दूसरी हैं रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, जो देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 है। सरकार मानती है कि इन्हें और ज्यादा नुकसान से बचाने की जरूरत है। इसलिए यहाँ कुछ नियमों के साथ स्थानीय लोगों को लकड़ी इकट्ठा करने या पशु चराने जैसी गतिविधियों की इजाजत होती है। और तीसरी हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, जो बाकी बचे हुए जंगल और बंजर जमीनें हैं। अच्छा, तो इन तीनों में से मध्य प्रदेश का नाम अक्सर सुनने में आता है। हाँ, आरक्षित और रक्षित वनों को मिलाकर स्थायी वन भी कहा जाता है। और ये जानना दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के तहत देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो हमने सरकारी कानूनों और मैनेजमेंट की बात की, लेकिन इस कहानी का एक और हीरो है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, स्थानीय समुदाय। क्या सिर्फ सरकारी नीतियां इस जंग को जीत सकती हैं? बिल्कुल नहीं। और अब भारत में संरक्षण की सोच इसी दिशा में बदल रही है। ये माना जा रहा है कि संरक्षण सिर्फ सरकारी अफसरों का काम नहीं है। जब तक स्थानीय लोग इसमें भागीदार नहीं बनेंगे, कोई भी योजना जमीन पर सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उन लोगों के लिए जंगल सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि उनका घर है, उनकी पहचान है, उनकी जिंदगी है। और इसके उदाहरण तो हमारे देश में भरे पड़े हैं। जमीन से उठी आवाजें जिन्होंने वाकई तस्वीर बदल दी। हाँ, और ये उदाहरण प्रेरणा देते हैं। हिमालय का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन याद कीजिए, जहां गांव की महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया। बिल्कुल। या टिहरी का बीज बचाओ आंदोलन, जिसने दिखाया कि बिना केमिकल के भी खेती हो सकती है और हमारी देसी फसलों की विविधता को बचाना कितना जरूरी है। ये तो बड़े आंदोलन हुए। क्या छोटे स्तर पर भी ऐसी कहानियां हैं? बहुत हैं, और वो शायद ज्यादा शक्तिशाली हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरोदेव डाकव सोनचुरी घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी सेंचुरी बना ली। अपनी सेंचुरी। उन्होंने अपने नियम खुद बनाए हैं, जहां शिकार करना मना है और वो जंगल की सुरक्षा खुद करते हैं। वाह। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास गांव वाले खुद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि जब समुदाय जागरूक और संगठित होता है तो वो कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। कमाल है। और भारत में संरक्षण की ये भावना कोई नई नहीं है, है ना? ये तो हमारी संस्कृति और परंपराओं में सदियों से रची बसी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ संरक्षण की जड़ें बहुत गहरी हैं, जैसे पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स की परंपरा। सेक्रेड ग्रोव्स। हाँ, ये जंगलों के वो हिस्से हैं जिन्हें किसी देवी देवता के नाम पर छोड़ दिया जाता है और उन्हें काटना महापाप माना जाता है। आज भी देश के कई हिस्सों में ये देवताओं के जंगल प्राचीन प्रजातियों को बचाए हुए हैं। और पेड़ों की पूजा की परंपरा भी तो इसी का हिस्सा है। हाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की कई जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। और समुदाय द्वारा संरक्षण का सबसे बेहतरीन उदाहरण तो राजस्थान के बिश्नोई गांव हैं। बिश्नोई समुदाय? जी, वहां के लोग सदियों से काला हिरण, नीलगाय और मोर को अपने परिवार का हिस्सा मानते आए हैं और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ये दिखाता है कि हमारे लिए संरक्षण सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक जीवन शैली और एक आस्था का विषय रहा है। तो आज हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने भारत की उस प्राकृतिक विरासत की अमीरी को देखा जो 8% वैश्विक प्रजातियों का घर है। हमने उन गंभीर खतरों को समझा जो इस खजाने को खत्म कर रहे हैं। और फिर हमने इस जंग के दोनों मोर्चों को देखा। एक तरफ 1972 का कानून और प्रोजेक्ट टाइगर जैसी सरकारी कोशिशें, और दूसरी तरफ चिपको आंदोलन, बिश्नोई समुदाय और पवित्र उपवनों जैसी हमारी जमीनी और पारंपरिक ताकत। ये वाकई एक जटिल और बहुस्तरीय कहानी है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। हमने देखा कि संरक्षण के लिए 2 तरह की ताकतें काम कर रही हैं। एक है टॉप डाउन अप्रोच, जहां सरकार ऊपर से नीतियां और कानून बनाती है। सही।
और दूसरी है बॉटम अप एनर्जी, जहां स्थानीय समुदाय खुद पहल करते हैं। दोनों ही जरूरी हैं। हाँ। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य का एक सफल संरक्षण मॉडल बनाने के लिए इन दोनों ताकतों को और बेहतर तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है। क्या सरकार और समुदाय हमेशा एक साथ चल सकते हैं या इनके बीच टकराव की भी संभावना है? और अगर टकराव होता है तो उसका हल क्या हो, ताकि हम अपनी इस अनमोल धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सच में बचा सकें।